गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं भाई आप सभी? अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमने गृहिणी में भोजन के पाचन को देखा था, ठीक है भाई। तो ड्यूडेनम में जो डाइजेशन होता है भोजन का, वो दो माध्यम से होता है, एक तो बाइल जूस से और एक पैनक्रियाटिक जूस से, ठीक है भाई। दो रसों के माध्यम से हमारी गृहिणी में भोजन का क्या होता है भाई? पाचन होता है। यहाँ तक हम सब पढ़ चुके थे। तो कल के लेक्चर में हमने वाइल जूस की भूमिका के बारे में बात की थी कि भाई जो पित्त रस होता है वो हमारे भोजन को कैसे डाइजेस्ट करता है। तो मोस्टली हमने देखा कि जो बाइल जूस होता है वो हमारे भोजन में उपस्थित वसा को पायसीकृत करता है, एमल्सीफाई करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य था बाइल जूस का पाचन की दृष्टि से यदि हम देखें, है ना। और एक हमारे भोजन का माध्यम जो अम्लीय था उसको क्षारीय बनाता था, और इम्पॉर्टेंट जो हमारा लाइपेज एंजाइम है जो वसा का डाइजेशन करता है उसको ये क्या करता था भाई? एक्टिवेट करता था। तो यहाँ तक कल हम पढ़ चुके थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। आज हम जो अग्नाशय रस होता है वो हमारे भोजन के पाचन में कैसे मदद करता है इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो अपने नीट एग्जाम में पूछे गए यहाँ से, ठीक है भाई। सुनिए, तो फर्स्ट वन में आपको थोड़ा सा इसके बारे में, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं पूरी भूमिका को, और फिर इसके बाद इसके नोट्स लिखेंगे, ठीक है। तो समझें, पूरा कंसंट्रेट आपका होना चाहिए, आपको ऐसा माहौल लगना चाहिए जैसे आपकी क्लास चल रही है ना। बिल्कुल आप ऐसे मत समझो कि ये ऑनलाइन है, आप तो यूँ समझो ये ऑफलाइन क्लास आपकी चल रही है। पूरा कंसंट्रेट, और पूरा कंसंट्रेट होके आप यहाँ पे ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किसकी क्या भूमिका होती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल बहुत है। सुनिए भाई, तो पित्तरस की बात तो हमारी हो ही गई थी। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे अग्नाशय रस के बारे में। किसके बारे में करेंगे बोलो? अग्नाशय रस, जिसको मैं पैनक्रियाटिक जूस बोलता हूँ इंग्लिश में। देखो, पित्तरस को बोलते हैं बाइल जूस और अग्नाशय रस को बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं बोलो? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे इसके देखते हैं, एक एक पॉइंट को आप बड़े ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अच्छा, अपना भोजन कहाँ पे चल रहा है बोलो? आप बोलेंगे सर हमारा जो भोजन है ना, जिसे हम कायम कहते हैं, वो चल रहा है अपनी गृहिणी में। कहाँ पे चल रहा है? ड्यूडेनम में चल रहा है। और सर ड्यूडेनम में जो भोजन का डाइजेशन होता है ना, वो एक तो बाइल जूस से होता है और एक पैनक्रियाटिक जूस से होता है। तो बाइल जूस के बारे में तो कल हमने अध्ययन कर लिया था, और आज हम समझेंगे कि आखिर कैसे अग्नाशय रस हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। आज की क्लास आपकी वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। केवल आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक जुड़े रहना भाई, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। जो अपना पैनक्रियाटिक जूस होता है, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो आपका अग्नाशय है ना, अग्नाशय, उसमें एक पार्ट होता है एसिनाई। कौन सा पार्ट होता है? एसिनाई। देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है कि नहीं बोलो? मिक्स ग्लैंड थी ना। तो मिश्रित ग्रंथि का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, बहिस्रावी जो पार्ट होता है, उस पार्ट में कुछ गोलाकार स्ट्रक्चर होती हैं। उन गोलाकार कोशिकाओं के समूह को हम बोलते हैं एसिनाई। क्या बोलते हैं भाई? एसिनाई। और इस एसिनाई समूह को अपने जो हार्मोन जो मैंने आपको बताए थे, जैसे सीक्रेटिन हार्मोन है, पैनक्रियोजाइमिन हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन कौन कौन से? सीक्रेटिन और पैनक्रियोजाइमिन। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को आप क्लियर करना। एक तो होता है सीक्रेटिन और एक होता है पैनक्रियोजाइमिन। ये दोनों हार्मोन इस अग्नाशय में उपस्थित एसिनाई पे अपना एक्ट करते हैं, अपना कार्य करते हैं, और इस एसिनाई को प्रेरित करते हैं किसके लिए भाई?
अग्नाशय रस के स्रावण के लिए। किसके लिए? अग्नाशय रस के स्रावण के लिए। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट तो आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया था कि पित्ताशय के संकुचन को कौन प्रेरित करता है। मतलब जो गॉल ब्लेडर होता है ना, वो पित्त रस को कंटेन करता है, स्टोर करता है ना बाइल जूस को, तो उसको संकुचित करवाने के लिए कौन सा हार्मोन था? बोलो, CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा हार्मोन था? कोलेसिस्टोकाइनिन। सेम उसी प्रकार सीक्रेटिन और पैनक्रियोजाइमिन नाम के हार्मोन होते हैं जो हमारे अग्नाशय है उसका एसिनाई जो पार्ट है उसको प्रेरित करते हैं। किसके लिए? अग्नाशय रस के स्रावण के लिए। ठीक है, तो ये हार्मोन की भूमिका भी आपको सबसे पहले याद करनी है। ठीक है, चलिए, तो अग्नाशय रस का आपका स्रावित हो गया। कौन से पार्ट से हुआ? बोलो, अग्नाशय के एसिनाई पार्ट से। कौन से हार्मोन की भूमिका रही थी? एक सीक्रेटिन की और एक पैनक्रियोजाइमिन की। ठीक है, चलिए, और भी होते हैं लेकिन मोस्टली आपको यही याद करने हैं। अब ये जो अपना अग्नाशय रस होता है, इसके pH की मैं बात करूं तो इसका pH इम्पॉर्टेंट 8.4 होता है भाई। ये ऑथेंटिक डेटा है, 8.4। अग्नाशय रस का जो pH है वो 8.4 होता है और इसकी जो मात्रा होती है अग्नाशय रस की वो पर डे 500 से 800 ml होती है। बोलो कितनी होती है भाई? 500 से 800 ml। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था ना कि जो अपना बाइल जूस होता है उसकी मात्रा तो 500 से 1000 होती है। कितनी होती है बोलो? 500 से 1000 ml। लेकिन जो अपना अग्नाशय रस होता है वो लगभग 500 से 800 ml। हालांकि आपको इसके डेटा 1.2 लीटर तक मिल जाएंगे, लेकिन जो ऑथेंटिक जो बुक है उसमें डेटा आपको 500 से 800 ml है। तो यही आपको याद करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, तो बोलो यहाँ तक के पॉइंट आपको क्लियर है? देखो कितना सिंपल है कि भाई अग्नाशय जो होता है उसमें एक समूह होता है जिसको हम एसिनाई समूह कहते हैं। इस एसिनाई समूह पर अपने सीक्रेटिन और पैनक्रियोजाइमिन नाम के हार्मोन एक्ट करते हैं और उस एसिनाई से स्रावित करवाते हैं अग्नाशय रस। कौन सा रस? बोलो, अग्नाशय रस। और इस अग्नाशय रस का pH कितना होता है? 8.4 होता है और इसकी पर डे सीक्रेशन कितना होता है? 500 से 800 ml। तो इतनी बात हो गई। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो अपना अग्नाशय रस होता है, ध्यान से सुनना इसको, जो अपना अग्नाशय रस होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं भाई। बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम, पाचक एंजाइम। अरे भाई, आपको भोजन को पचाना है तो आपका जो अग्नाशय रस होता है ना, पैनक्रियाटिक जूस, इसमें बहुत सारे डाइजेस्ट एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम। अब जो मैं पाचक एंजाइम आपके सामने लिख रहा हूँ ना, ये आपको प्रत्येक एंजाइम याद होना चाहिए भाई। ठीक है, तो कौन कौन से एंजाइम है ज़रा ध्यान से सुनिए। अग्नाशय रस में मोस्ट वन, सबसे पहला एंजाइम जिसको आप बोलते हैं ट्रिप्सिनोजन। सारे पॉइंट लिख लेंगे, पहले आपको समझना है। ट्रिप्सिनोजन, फिर है काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेस। ये तीनों के तीनों जो एंजाइम है, आपको पता ही है माय डियर स्टूडेंट, ये निष्क्रिय अवस्था के एंजाइम है। अब आप बोलेंगे सर हमें पता है कि ये क्यों निष्क्रिय है। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेस। इसके अलावा एमिलेस, लाइपेज एंड न्यूक्लिएज। ये सारे एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो अपने अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। ठीक है,
हालांकि एक प्रो एलास्टिस भी होता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, उसको लिखना कोई आवश्यक नहीं है, ना ही वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, है ना। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको ये लर्न करना है कि आपका जो अग्नाशय रस होता है ना, उस अग्नाशय रस में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब ये एंजाइम कौन कौन से हैं वो आपको याद करना है, ये पॉइंट 100% आपको याद करना है ना। इन्हीं से हम अपना काम करेंगे आगे। अरे भाई, आपको भोजन को पचाना है, मोस्ट काम क्या है? भोजन का डाइजेशन करना। तो आपका जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, पैनक्रियाटिक जो जूस होता है, तो आपका जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इधर थोड़ी लाइट की फोकस है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ना, उधर मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है ना प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेस, सुन लेना, है ना। सुनिए भाई, तो मैंने क्या कहा कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। कौन सा पॉइंट बोलो? आपको ये लर्न होना चाहिए कि आपका जो अग्नाशय रस होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अब देखो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, याद करना है आपको। एक है ट्रिप्सिनोजन, एक है काइमोट्रिप्सिनोजन, एक है प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस। तो ये तीनों की तीनों एंजाइम, यदि मैं आपसे पूछूं कि बोलो ये सक्रिय अवस्था के हैं या निष्क्रिय अवस्था के हैं, तो आप बोलेंगे सर ये 100% निष्क्रिय अवस्था के एंजाइम है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था उस दिन कि बायोलॉजी के किसी वर्ड में यदि पीछे आपको नोजन लगा हुआ मिले और आगे यदि आपको प्रो लगा हुआ मिले, समझ लेना वो निष्क्रिय अवस्था के हैं। कैसी अवस्था के? निष्क्रिय अवस्था के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सुनिए, देखो ट्रिप्सिनोजन में नोजन लगा हुआ है, काइमोट्रिप्सिनोजन में नोजन लगा हुआ है ना। तो ये दोनों निष्क्रिय है ना, और इसमें देखो प्रो लगा हुआ है, तो ये भी कौन सा एंजाइम है भाई? निष्क्रिय एंजाइम। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस ये निष्क्रिय अवस्था के एंजाइम है। कैसी अवस्था के एंजाइम है बोलो? निष्क्रिय अवस्था के एंजाइम है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एमिलेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है और न्यूक्लिएज एंजाइम होता है। ठीक है भाई, तो ये एंजाइम हमारे अग्नाशय रस में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे भोजन का डाइजेशन करते हैं, पाचन करते हैं, है ना। तो एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो तीनों एंजाइम हैं ऊपर वाले, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस, ये तीनों की तीनों एंजाइम आपके भोजन की प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं बोलो? भोजन की प्रोटीन का। आपके भोजन में प्रोटीन होगी ना, तो उस प्रोटीन का पाचन करने के लिए तीनों एंजाइम रेस्पॉन्सिबल हैं। जबकि एमिलेज तो आपको पता ही है कि ये तो केवल कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। और लाइपेज भी मैंने आपको बता रखा है कि ये एकमात्र वसा को पचाने वाला एंजाइम है। और आपने जो ये पहली बार नाम सुना है न्यूक्लिएज, ये आपके डीएनए का डाइजेशन करता है। किसका बोलो? डीएनए का। आपने डीएनए का नाम सुना होगा। उस डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम है अग्नाशय रस में भाई? न्यूक्लिएज नाम का एंजाइम है। तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट याद करना है, ये अपनी एनसीईआरटी का पॉइंट है। एनसीईआरटी बुक के जो पॉइंट है वो अपने को बिल्कुल याद करने, और मैं आपसे बताऊंगा कि यहाँ से कौन सा एंजाइम पूछा गया था, मतलब कौन सा क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। तो सबसे पहले तो आप ये बात याद रखो, ये तो आपको लर्न होना ही चाहिए। सबसे पहला काम है ये कि हमारे अग्नाशय रस में एंजाइम कौन कौन से होते हैं। तो आप बोलेंगे सर हमारे अग्नाशय रस में ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस होता है, एमिलेज होता है, लाइपेज होता है और न्यूक्लिएज होता है। ये सारे एंजाइम हमारे अग्नाशय रस में प्रेजेंट होते हैं। और यदि मैं भोजन के पाचन की बात करूं तो आपने एक बात नोट की होगी, आपका भोजन छोटी आंत्र में डाइजेस्ट हो रहा है, छोटी आंत्र में भी, स्पेशल ड्यूडेनम में यानी कि गृहिणी में। तो देखिए आपका जो अग्नाशय रस होता है उसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो भोजन के पूरे अवयवों का पाचन करते हैं। पूरे अवयव मतलब देखो, प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है,
कार्बोहाइड्रेट का भी हो रहा है, वसा का भी हो रहा है और डीएनए का भी हो रहा है। तो सभी अवयवों का पाचन हमारी ग्रहणी और अग्र क्षुद्रांत या क्षुद्रांत में कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरे अवयवों का पाचन एक साथ। क्यों? क्योंकि इससे पहले देखो, मुख गुहा में केवल और केवल स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, केवल एक अवयव का। और मैं आमाशय की बात करूं तो प्रोटीन अवयव का डाइजेशन हुआ था। समझ पा रहे? वकल कैविटी में केवल स्टार्च का पाचन हुआ था, आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन हुआ था, भोजन की प्रोटीन का। लेकिन आपकी जो ड्यूडेनम होती है, ग्रहणी होती है, आप वहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि हमारी ग्रहणी में सभी अवयवों का पाचन एक साथ होता है। वो भी किसके माध्यम से बोलो? अग्नाशय रस के माध्यम से। कौन से रस के माध्यम से? अग्नाशय रस के माध्यम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अग्नाशय रस आपकी ग्रहणी में भोजन को पचाने में जो सर्वाधिक मदद करता है वो अग्नाशय रस करता है। क्यों करता है? क्योंकि अग्नाशय रस में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। तो आपको ये एंजाइम याद करने सबसे पहले तो। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से सुनना भाई। तो ये बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, अरे आपके अग्नाशय रस में निष्क्रिय एंजाइम है, और भाई निष्क्रिय एंजाइम तो कोई काम नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बोलो? आप बोलेंगे सर हम सबसे पहले तो इन निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करेंगे। मैं बोलूँगा भाई बिल्कुल राइट। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके अग्नाशय रस में जो ये तीनों एंजाइम प्रेजेंट हैं, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? प्रोटीन को डाइजेशन के लिए। ये तीनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो सबसे पहले आपको इन एंजाइमों को सक्रिय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बोलो? आप बोलेंगे सर 100% करना पड़ेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, लिसन टू मी केयरफुली, कि ये आखिर कैसे सक्रिय होंगे और किसकी सहायता से सक्रिय होंगे। तो सुनिए, मैं आपने ट्रिप्सिनोजन दिख रहा है? तो सुनिए, ये जो ट्रिप्सिनोजन है, ये है ट्रिप्सिनोजन। इस ट्रिप्सिनोजन को एक एंजाइम सक्रिय करता है और इस एंजाइम का नाम है मोस्ट वन एंटेरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है बोलो? एंटेरोकाइनेज। तो ये जो एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम है, एंटेरोकाइनेज, ध्यान सुनना, हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये अपना कार्य कैसे करेंगे। ये जो एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम है वो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को, किसको? निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सबसे पहले सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। देखो, यदि आप किसी निष्क्रिय को सक्रिय में बदलेंगे ना, तो आप ओजन वाला जो शब्द है उसे हटा दीजिए और प्रो लगा हुआ है तो प्रो हटा दीजिए, वही आपका सक्रिय रूप में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे ट्रिप्सिनोजन था, ये निष्क्रिय अवस्था का एंजाइम है। तो इस ट्रिप्सिनोजन को सबसे पहले एक एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम होता है, और यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया था भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कि एंटेरोकाइनेज किसको किस में बदलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सर एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। किस में बदलता है? निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को किस में? ट्रिप्सिन में। तो ये काम हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको केवल एक एंजाइम सक्रिय करना है और उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिनोजन। कौन से एंजाइम से होगा बोलो? आप बोलेंगे सर एंटेरोकाइनेज से। तो आपने सबसे पहले निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल दिया। कौन से एंजाइम की सहायता से? एंटेरोकाइनेज की सहायता से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो ट्रिप्सिन है, अब ये ट्रिप्सिन खुद सक्रिय हो गया है तो ये भी कोई ना कोई काम करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपके जो दो ही निष्क्रिय एंजाइम हैं, एक तो है काइमोट्रिप्सिनोजन, और एक है प्रोकार्बोक्सी पैप्टिडेज, ठीक है। ये भी तो दो निष्क्रिय एंजाइम है। तो इन दोनों निष्क्रिय एंजाइमों को
अपना ट्रिप्सिन, अब एंटेरोकाइनेज की कोई भूमिका नहीं है यहाँ पे, कौन सा एंजाइम आएगा बोलो, ट्रिप्सिन। तो ये सक्रिय जो ट्रिप्सिन था वो बाकी के दोनों निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय रूप में बदल देता है। यदि मैं इनके सक्रिय रूप लिखूं तो बोलो काइमोट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप बोलेंगे सर कुछ नहीं है, ओजन हटा दो तो नाम हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन, और जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेस है उसमें से आप प्रो हटा दो तो नाम हो जाएगा कार्बोक्सी पेप्टिडेस। क्या हो जाएगा बोलो, कार्बोक्सी पेप्टिडेस। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि आपके अग्नाशय रस में उपस्थित जो निष्क्रिय एंजाइम थे आपने उनको सबसे पहले सक्रिय किया। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है भाई, एक बार दोबारा से सुन लीजिए। आपके अग्नाशय रस में ये 3 निष्क्रिय एंजाइम है, तो सबसे पहले आपको इन एंजाइमों को सक्रिय करना पड़ेगा। अरे ये सक्रिय होंगे तभी तो कोई ना कोई काम करेंगे भाई, करेंगे नहीं करेंगे? तो आपने बोला साहब बिल्कुल सही है, तो देख लेते हैं कि ये सक्रिय होते कैसे हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, देखो सबसे पहले आपका एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो इस ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। तो ट्रिप्सिनोजन को आपने सक्रिय किया था सबसे पहले, किस में कन्वर्ट हो गया बोलो, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो ये ट्रिप्सिन है ये बाकी के दोनों निष्क्रिय एंजाइमों को इनके सक्रिय रूप में बदल देता है। जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेस को कार्बोक्सी पेप्टिडेस में बदल देता है। कौन? ट्रिप्सिन एंजाइम। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ है ना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको सबसे पहले यहाँ पे याद करना है कि भाई कौन कौन से एंजाइम है और कौन सा एंजाइम का क्या काम है, ये सारे हम पॉइंट लिखेंगे, अभी एक बार समझ लो आप। तो अभी तक हमने, ध्यान सुनना, अभी तक मैंने आपको एक बात बताई कि आपने सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजन नाम का निष्क्रिय एंजाइम था उसको एंटेरोकाइनेज की सहायता से सक्रिय रूप में बदल दिया। फिर वो सक्रिय ट्रिप्सिन क्या करता है, बाकी के दोनों निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बदल देता है। अब आपके पास 2 सक्रिय एंजाइम हैं, एक तो है कार्बोक्सी पेप्टिडेस और एक है काइमोट्रिप्सिन, है कि नहीं बोलो। तो अब जब आपने इनको सक्रिय किया है तो कोई ना कोई कार्य करेंगे, ये कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो। अरे ट्रिप्सिन ने तो अपना कार्य कर दिया, उसने तो बाकी के दोनों को किस में बदल दिया, सक्रिय में। अब जो ये सक्रिय हुए हैं काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेस, इनका भी तो कोई ना कोई काम होगा। और मैंने पहले भी कहा था कि ये एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो सुनिए, आपके भोजन की जो प्रोटीन थी उसको पचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये दोनों एंजाइम। कौन कौन से? एक तो काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेस। पहले ये निष्क्रिय अवस्था में थे लेकिन ट्रिप्सिन ने इसको सक्रिय किया, तो अब ये हमारे लिए क्या काम करेंगे, ये हमारे लिए भोजन की प्रोटीन का क्या करेंगे, पाचन करेंगे। अब देखेंगे कि ये कैसे पाचन करेंगे। तो सुनिए, आप याद कीजिए, आपकी भोजन की प्रोटीन का जो पाचन था वो कहाँ हो चुका था भाई, आमाशय में हो चुका था ना। आमाशय में भी तो हुआ था भोजन की प्रोटीन का पाचन, जो पेप्सिन ने किया था। तो पेप्सिन ने प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया था, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में। बोलो किया था कि नहीं किया था। तो ये जो प्रोटियोज और पेप्टोन्स है इस रूप में आपकी भोजन की प्रोटीन है। तो इस प्रोटियोज और पेप्टिन्स पे अपना काम करता है कौन सा एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बोलो सबसे पहले, काइमोट्रिप्सिन। अरे कार्बोक्सी पेप्टिडेस तीसरे नंबर का था, दूसरे नंबर का कौन सा था, काइमोट्रिप्सिन, और पहले नंबर का कौन सा था, ट्रिप्सिन। तो सबसे पहले एंटेरोकाइनेज ने उसको सक्रिय रूप में बदला, ट्रिप्सिन ने अगले दोनों को सक्रिय कर दिया। तो पहले नंबर पर कौन आ गया, काइमोट्रिप्सिन।
तो सबसे पहले इस प्रोटीन पे कौन एक्ट करेगा? काइमोट्रिप्सिन करेगा। तो काइमोट्रिप्सिन क्या करता है? इस प्रोटियोज और पेप्टोन्स को बदल देता है छोटे पॉलीपेप्टाइड में। किस में बदल देता है बोलो? छोटे पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, मतलब इसको सरल रूप में ले आया। अब इस छोटे पॉलीपेप्टाइड को, ये रहा छोटा पॉलीपेप्टाइड, इस छोटे पॉलीपेप्टाइड को अपना कौन सा एंजाइम है बोलो? आप बोलेंगे सर कार्बोक्सीपेप्टिडेस है। कौन सा एंजाइम है? कार्बोक्सीपेप्टिडेस। ये इसको कन्वर्ट कर देता है एक और सिंपल फॉर्म में जिसका नाम है डाईपेप्टाइड। क्या नाम है भाई? डाईपेप्टाइड। तो आपकी गृहिणी में अग्नाशय रस के माध्यम से भोजन की प्रोटीन का पाचन केवल यहीं तक कंप्लीट हो पाता है, डाईपेप्टाइड तक, है ना। बहुत सिंपल है। देखो अभी आपको मैं बताऊंगा, सुनिए, ध्यान सुनना। ये आपकी प्रोटीन थी, प्रोटीन भोजन की। इस प्रोटीन को आमाशय में सबसे पहले पेप्सिन ने कन्वर्ट किया। पेप्सिन एंजाइम ने इसको कन्वर्ट किया किसमें? प्रोटियोज और पेप्टोन्स में। बोलो किया था कि नहीं किया था, है ना। अब इस प्रोटियोज और पेप्टोन्स जब आपके गृहिणी में पहुंचे तो इसका संपर्क अग्नाशय रस से हुआ। अग्नाशय रस में था कौन सा एंजाइम बोलो? काइमोट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम? काइमोट्रिप्सिन। इस काइमोट्रिप्सिन ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया बोलो? छोटे पॉलीपेप्टाइड में। और इस छोटे पॉलीपेप्टाइड को कार्बोक्सीपेप्टिडेस नाम के एंजाइम ने किस में कन्वर्ट कर दिया है? डाईपेप्टाइड में। किस में बोलो? डाईपेप्टाइड में। तो आपकी भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन है उसका पाचन गृहिणी में यहाँ तक होता है, लास्ट डाईपेप्टाइड तक। अरे सरल मॉलिक्यूल बदलते जा रहे हैं। देखो अब ये छोटे पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड का मतलब नहीं जानते आप, सुनिए ध्यान से सुनना। जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन वो अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। अमीनो अम्ल होते हैं हमारी बॉडी में 20 टोटल, उनमें से 10 हमारी बॉडी में होते हैं और 10 हम भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। बात करेंगे हम, अपना चैप्टर पूरा वहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझो कि ये एक अमीनो अम्ल है। तो बहुत सारे अमीनो अम्ल जब आपस में मिलते हैं ऐसे ये अमीनो अम्ल आपस में मिल रहे हैं, तो इन अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला होती है मैं उसको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? पॉलीपेप्टाइड। तो पॉली माने बहुत सारे और पेप्टाइड माने पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध क्या है? ये 2 अमीनो अम्ल हैं और 2 अमीनो अम्ल जिस बंध के माध्यम से जुड़ते हैं उस बंध का नाम है पेप्टाइड बंध। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसमें ऐसे बहुत सारे 8-10 अमीनो अम्ल आपस में जोड़ दूं तो क्या ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला नहीं है? क्या बोलो? आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बंध हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इसको मैं एक प्रोटीन कह सकता हूँ, इसको मैं प्रोटीन कह सकता हूँ, या आप कह सकते हैं कि प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। मतलब प्रोटीन वो होती है जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बंध हो अमीनो एसिड के मध्य, ठीक है, या बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ रहे हों तो एक कठोर प्रोटीन बनती है। अब पेप्सिन यदि इस पर एक्ट करे तो हो सकता है इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ दे, ऐसे कुछ टुकड़े, ऐसे कुछ, थोड़ा सा सरल हो गया। अब काइमोट्रिप्सिन इसको और कन्वर्ट कर दे। अब मान लीजिए ऐसे ये 3-3 के टुकड़े मान लीजिए, काइमोट्रिप्सिन ने इसको और तोड़ दिया। अब बोलो ये श्रृंखला कैसी है? छोटे पॉलीपेप्टाइड, मतलब पॉलीपेप्टाइड तो है लेकिन कैसी श्रृंखला है? छोटी छोटी। तो इसको और कन्वर्ट कर दिया। अब कार्बोक्सीपेप्टिडेस पे और काम करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा मात्र डाईपेप्टाइड में। किस में बोलो? डाईपेप्टाइड में, है ना। 1-2 बंद रह जाएंगे केवल इसमें, 1-2 बंद रह जाएंगे डाईपेप्टाइड, ठीक है। और फिर इसको आगे क्या करेगा? एक एंजाइम और चाहिए डाईपेप्टिडेस, ये इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा और ये किस में बदल जाएगा?
अमीनो एसिड में। तो बोलो सरल रूप में आया कि नहीं आया प्रोटीन? अरे प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्लों से मिलकर बना हुआ था पहले, धीरे धीरे हमने इसको तोड़ना प्रारंभ किया। पहले प्रोटियोज पेप्टोन्स में तोड़ा, फिर काइमोट्रिप्सिन इसको छोटे पॉलीपेप्टाइड में बदला और छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड को कार्बोक्सीपेप्टिडेस ने डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो अब डाईपेप्टाइड को और तोड़ दीजिए, ये अमीनो अम्ल बदल जाएगा। और यही तो मैंने आपको बताया था कि यदि आप प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देंगे तो समझ लेना प्रोटीन का पाचन कंप्लीट हो चुका है। इतनी तो बात मैंने आपको बताई थी। तो आपको समझ में आ गया कि अग्नाशय रस के माध्यम से भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। तो ये एंजाइम भूमिका निभाते हैं भाई। एक तो आमाशय में पेप्सिन एंजाइम था और आपके अग्नाशय रस में 3 एंजाइम, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेस और काइमोट्रिप्सिन। ये एंजाइम आपकी प्रोटीन का क्या करते हैं भाई? पाचन करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? ठीक है। तो ऐसे आपकी भोजन की उपस्थित प्रोटीन का पाचन आपकी गृहिणी में कंप्लीट होता है, यहाँ तक डाईपेप्टाइड तक। ठीक है। तो ये प्रोटीन का पाचन कंप्लीट हो गया। अब तो बहुत सिंपल सी बात है, अब आपका भोजन का स्टार्च भी तो है यहाँ पे। अरे ये तो 3 एंजाइम की बात कर ली ना मैंने। एक तो काइमोट्रिप्सिनोजन था, कार्बोक्सीपेप्टिडेस था और ट्रिप्सिनोजन था। इन तीनों एंजाइमों ने अपनी भूमिका निभाई थी किसको? प्रोटीन को पचाने में। केवल किसको पचाने में? प्रोटीन को पचाने में। अब हमारे भोजन में जो स्टार्च है, स्टार्च, अब इस स्टार्च को मैं पॉलीसैकेराइड कह सकता हूँ। अब सुनो, जैसे मैंने कहा था ना कि आपका जो प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, कहा था ना, सेम उसी प्रकार आपका जो स्टार्च है वो पॉलीसैकेराइड श्रृंखला होती है। बहुत सारे सैकेराइड शर्करा से मिलकर बना होता है। तो इस पे तो एक ही एंजाइम है आपका, कौन सा? एमिलेज। वो इसको कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में, है ना। आप इसको बोल सकते हैं भाई डाईसैकेराइड। क्या बोल सकते हैं? डाईसैकेराइड। तो छोटे छोटे अणु हैं, कुल मिला के बात ये है। तो ये तो बहुत सिंपल है कि एमिलेज भी तो था इसमें। तो एमिलेज आपके स्टार्च का पाचन करता है माल्टोज में। आप कह सकते हैं कि ये पॉलीसैकेराइड को डाईसैकेराइड में बदल देता है। इतना कहना है आपको बस। फिर आपका कौन सा अब आएगी आपकी वसा। वसा, लेकिन आपको याद होना चाहिए ये वसा नॉर्मल नहीं है, ये पायसीकृत वसा है। कैसी वसा है बोलो? पायसीकृत वसा। क्योंकि अरे पित्त रस ने आपकी वसा का पायसीकरण तो किया था पहले। तो जो भोजन की वसा है ना, उसका एक नाम है पायसीकृत वसा। और ये किस प्रकार की है? ट्राइग्लिसरॉइड। अरे ये भी ट्राइग्लिसरॉइड श्रृंखला है। मतलब ये है कि वसा जो होती है उसके सरल रूप में ग्लिसरॉल भी तो होता है। अब मैं 2-3 ग्लिसरॉल जोड़ दूं तो मैं डाइग्लिसरॉल बोल सकता हूं। बहुत सारे ग्लिसरॉल जुड़ जाए तो मैं इसको ट्राइग्लिसरॉइड बोल सकता हूं। बोलो नहीं बोल सकता क्या? और जो ट्राइग्लिसरॉइड अवस्था होगी वो कठोर होगी कि नहीं होगी? तो आपके भोजन में कठोरी तो है भाई पहले ये। तो अब ये ट्राइग्लिसरॉइड रूप में है आपकी पायसीकृत वसा। जब इस पायसीकृत वसा पे मैंने आपको बता रखा है कि एकमात्र एंजाइम होता है लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है? इस पायसीकृत वसा को, जो कि ट्राइग्लिसरॉइड है, उसे सबसे पहले डाइग्लिसरॉइड में तोड़ेगा। किसमें? डाइग्लिसरॉइड में। और ये डाइग्लिसरॉइड आगे चल के टूट जाता है मोनोग्लिसरॉइड में। किसमें भाई? मोनोग्लिसरॉइड में। तो ये और भी सरल रूप है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये वसा का धीरे धीरे पाचन हो रहा है। अरे भाई एट लास्ट भोजन का पाचन आपकी अग्र क्षुद्रांत में हो जाएगा आगे के वाले। तो बिल्कुल लास्ट स्टेज तक, सेकंड लास्ट स्टेज है ये। गृहिणी में जो भोजन पचता है ना, वो सेकंड लास्ट स्टेज का है। तो बिल्कुल सरल से सरल मॉलिक्यूल आ गए। अब एक एंजाइम एक बार और डाइजेशन करो, कंप्लीट इसका सरल फॉर्म आपको मिल जाएगा आगे जब हम बात करेंगे। तो लाइपेज का भी डाइजेशन हो गया, पायसीकृत वसा का। अभी आपके पास एक और एंजाइम था जिसका नाम है न्यूक्लिएज। तो आपका जो डीएनए होता है ना, डीएनए, इस डीएनए को न्यूक्लिएज जो एंजाइम है
वो कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइड में। किस में कन्वर्ट कर देता है बोलो? न्यूक्लियोटाइड में। तो आपके डीएनए को भी डाइजेस्ट किया जाता है आपकी ग्रहणी में बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम। इसे ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है। मैं आपको इसे तब समझाऊंगा जब मैं आगे पाचन कराऊंगा आपको। मतलब जो अग्र क्षुद्रांत्र में जब भोजन का हम पाचन देखेंगे ना इससे आगे, तब हम कंप्लीट रूप से डीएनए के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों पचता है, क्यों इसकी आवश्यकता है और कैसे कैसे रूपों में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे भाई आपके अग्नाशय रस में जितने भी एंजाइम थे, हमने उन सब का कार्य देख लिया कि भाई कैसे ये भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। बोलो देखा कि नहीं देखा? इतनी बात समझ में आ गई? तो ऐसे आपका कंप्लीट पाचन हुआ कहाँ पे? ड्यूडेनम में, ग्रहणी में। बोलो कहाँ पे हुआ? ग्रहणी में। ठीक है, चलिए एक बार आप इसको नोट्स बना लीजिए और फिर उसके बाद में एक और इसको रिवाइज करा दूंगा ना। लिखो, लिखिए भाई अग्नाशय रस, फटाफट लिखते चलना है ना। लिखिए, इसका श्रावण एसिनाई समूह द्वारा, लिख लो फटाफट, एक और बार रिवाइज करा दूंगा इसको भी। यहां पे समूह द्वारा होता है। इसका पीएच 8.4 होता है। इसकी मात्रा प्रतिदिन 500 से 800 ml स्रावित होती है। चौक छोटा पड़ गया। ठीक है, लिख लिया? यहां से लिखना प्रारंभ करता हूं मैं। इसमें निम्न पाचक एंजाइम होते हैं। इसमें निम्न पाचक एंजाइम होते हैं। अब आपको बॉक्स में बंद करना, मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज, एमिलेज, कोमा न्यूक्लिएज। ठीक है, आप इसको ना बॉक्स में बंद करना है, इससे थोड़ा इंप्रेशन आएगा और बॉक्स से आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें निम्न पाचक एंजाइम होते हैं, ऐसे आप लिख लेना ये वाले। ठीक है, फिर आप बड़ा एरो लगा के, एक लाइन छोड़ के बड़ा एरो लगा के लिखेंगे सर्वप्रथम एंटेरोकाइनेज। इसको डबल अंडरलाइन करना भाई, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, और इसको नीट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सर्वप्रथम एंटेरोकाइनेज एंजाइम निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। एक बार लिखो आप, मैं चौक लेके आता हूं, फटाफट लिखो ना।
लिख लिया होगा सभी ने ना, लिख लो, फिर एक बार रिवाइज करा दूंगा ना। डिटो लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, ट्रिप्सिन में बदल देता है। नेक्स्ट पॉइंट, सक्रिय ट्रिप्सिन बाकी निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय रूप में बदल देता है, जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। फटाफट लिखो, जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। चलिए अब ऊपर समीकरण बनते हुए चलेंगे डायरेक्ट। तो मैं बना रहा हूं यहां पे, ये है ट्रिप्सिनोजन। अब एक लाइन छोड़ना, समीकरण ही समीकरण है ना। ट्रिप्सिन, एंजाइम का नाम आएगा, बोलो क्या, एंटेरोकाइनेज। इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा गया था नीट में ना। फिर आप नीचे लिखेंगे काइमोट्रिप्सिनोजन, और तीसरी लाइन में प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। इनको ऐसे कर लेना आप, ठीक है। तो यहां अपना एक एंजाइम आएगा, कौन सा भाई, ट्रिप्सिन, क्योंकि ये ट्रिप्सिन ही तो करेगा इनको सक्रिय। किसको, मैंने कहा था ना कि बाकी को सक्रिय कर देता। बाकी कौन है, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो ये सक्रिय रूप क्या है इनके, ओजन हटा दो, प्रो हटा दो, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। सक्रिय रूप में बदल गए ना ये, तो ये तो सक्रिय कर लो। अब मैंने कहा था कि ये आगे चल के प्रोटीन का क्या करते हैं, पाचन। तो अब प्रोटीन के पाचन की भी मैं बात कर लेता हूं। तो ऐसे आपको लिखना है, प्रोटियोज, कुछ भी आप लिख सकते हैं, या यग बना दो, ओ बना दो, कुछ भी आप कर सकते हैं। प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स। इस प्रोटियोज और पेप्टोन्स पे एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिन। क्योंकि आपने इसको सक्रिय कर लिया ना, तो ये सक्रिय भी तो कोई ना कोई काम करेंगे। तो काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो उसको कन्वर्ट करता है छोटे पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। फिर आपको नीचे समीकरण ही समीकरण है ये केवल। ये जो छोटे पॉलीपेप्टाइड हैं इसको फिर हमारा कौन सा एंजाइम, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज किस में कन्वर्ट कर देगा, डाईपेप्टाइड में, ठीक है। तो यहां तक आपकी भोजन की केवल किसका पाचन हुआ है भाई, प्रोटीन का पाचन हुआ है, प्रोटीन का पाचन। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर बड़ा एरो लगाएंगे। बड़ा एरो लगा के लिखेंगे आप एमिलेस एंजाइम
एमिलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अरे भाई यहां तक तो प्रोटीन का पाचन हुआ था केवल, अब हमें और का भी तो पाचन करना है। तो बड़ा एरो लगा के हमने लिख तो दिया कि जो एमिलेज एंजाइम है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा। अब इसका समीकरण कैसे बनाएंगे वो देखो। इसका समीकरण बनेगा कि ये आपका स्टार्च है और जो स्टार्च है वो कौन से रूप में, पॉलीसैकेराइड रूप में। कौन से रूप में, पॉलीसैकेराइड में। तो इस स्टार्च को आप कन्वर्ट कर देंगे किस में बोलो, माल्टोज में। और ये माल्टोज रहेगा आपका डाइसैकेराइड, मतलब थोड़ा सा सरल कर दिया। और एंजाइम कौन सा आ जाएगा बोलो, एमिलेज। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो इसका, जो बच्चे पीछे रह गए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और वैसे स्क्रीनशॉट तो आप कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो यार एक पॉइंट और है ना, उसको लिख लो, फिर मुझे मिटाना ही नहीं पड़ेगा, यहीं से समझ तो लेंगे उसको। चलिए लिख लिया ये, मैं देख लेता हूँ आपको कहाँ तक दिख रहा है। चलिए अब आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा है ना, मैं बोल देता हूँ आप उसको लिख लेना, कोई बात नहीं है ना। फिर एक लाइन छोड़ो, आप एक लाइन छोड़ो, एरो लगा के लिखो, एरो लगा के लिखिए। लाइपेज पायसीकृत वसा को, लाइपेज पायसीकृत वसा को पचाता है। लाइपेज पायसीकृत वसा को पचाता है, ठीक है। समीकरण कैसे बनेगा बोलो, कि ये आपकी पायसीकृत वसा है, आपको लिखना है पायसीकृत वसा, और नीचे लिखना है ट्राइग्लिसरॉइड। एरो लगाओ, एरो के ऊपर एंजाइम का नाम क्या आएगा बोलो, लाइपेज। मिटा ही देता हूँ यार, मुझे पता है नहीं दिख रहा होगा कुछ बच्चे, किसको मिटाऊं बोलो, यहाँ इसको मिटा देता हूँ ना, यहीं पे काम आ जाएगा। मैं बना रहा हूँ, दोबारा बना लेना आप, है ना। कौन सा था, ये थी पायसीकृत वसा भाई, और इस पायसीकृत वसा को आप क्या बोल सकते हैं, ट्राइग्लिसरॉइड, ठीक है। तो इस पायसीकृत वसा को अपना कौन सा एंजाइम बोलो, लाइपेज, किस में कन्वर्ट कर देगा सबसे पहले, डाइग्लिसरॉइड में, और इस डाइग्लिसरॉइड को और आगे किस में, मोनोग्लिसरॉइड। ये एनसीईआरटी बुक के समीकरण है, तो आपको डिटो लिखने, जो एनसीईआरटी बुक में समीकरण दिया हुआ है ना, सेम लिखना है आपको। देखो यहाँ भी आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग इक्वेशन मिल जाएंगे, समीकरण, लेकिन ये वो समीकरण है जो आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं, और उन्हीं को हमें लिखना है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जो पायसीकृत वसा है कि जो कि ट्राइग्लिसरॉइड रूप में है, उसे लाइपेज एंजाइम डाइग्लिसरॉइड और फिर उसे अगेन मोनोग्लिसरॉइड में कन्वर्ट कर देता है। इतना लिख लिया। अब फिर एक बड़ा एरो लगा के लिखो, एक लाइन छोड़ो फिर एक बड़ा एरो लगाओ, एक लाइन छोड़ के लिखिए, न्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को पचाता है। तो ये डीएनए है, उसके लिए एंजाइम होता है न्यूक्लियेज। समीकरण बनाओ फटाफट,
न्यूक्लियस, इसको ये कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड को आगे कन्वर्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियोसाइड में। तो ये कंप्लीट पाचन है भाई अग्नाशय रस के माध्यम से भोजन का। एक बार इसको बना लीजिए, फिर मैं 5 मिनट और आपको रिवाइज करा दूंगा। उतार लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए फटाफट। चलिए, तो ये आपके नोट्स हो गए। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिख लो, लिखना चाहे तो नोट लगा के एक पॉइंट लिखो, नोट लगाओ, लिखिए उसमें ग्रहणी में, लिखिए ग्रहणी में पचने के बाद, ग्रहणी में पचने के बाद भोजन, ग्रहणी में पचने के बाद भोजन काइल कहलाता है। काइल है, काइल, ठीक है, अंडरलाइन करना है इसको, काइल। अरे आमाशय में जब पचा था तो भोजन कौन था भाई? कायम। तो कायम का पाचन हुआ कहाँ पे? ग्रहणी में। तो जब कायम ग्रहणी में पचित हो जाता है ना, तो वो किस रूप में बदल जाता है? काइल में बदल जाता है। तो ये आपको 3 नाम याद रखने हैं। देखो, मुख में पाचन के बाद बोलस, आमाशय में पाचन के बाद कायम, और ग्रहणी में पाचन के बाद काइल। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट डाइजेशन हुआ है ड्यूडेनम में। अब एक बार कंसंट्रेट होके मुझे सुनिए 5 मिनट, ध्यान सुनो, एक एक पॉइंट को समझना। देखिए, आपका जो भोजन था आमाशय में पचने के बाद कहाँ पे आया था? बोलो, ग्रहणी में आया था। तो जैसे ही भोजन ग्रहणी में आया, पित्ताशय ने कौन सा रस छोड़ा? बोलो, पित्तरस। और अग्नाशय ने कौन सा रस छोड़ा? अग्नाशय रस। ठीक है, तो जो हमारा पित्तरस था उसने तो केवल भोजन की वसा को पायसीकृत कर दिया था, ये पाचन में सहायता थी केवल उसकी, समझ पा रहे? लेकिन जो अग्नाशय से अग्नाशय रस आया था, उस अग्नाशय रस में बहुत सारे एंजाइम थे जिन्होंने भोजन का क्या किया? पाचन किया। ठीक है, अब ये एंजाइम कौन कौन से देखो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास कुछ निष्क्रिय एंजाइम थे, यही आपको याद करना है। एक तो था ट्रिप्सिनोजन, एक था काइमोट्रिप्सिनोजन, और एक था कार्बोक्सी पेप्टिडेस। ये तीनों एंजाइम जो थे ना, वो अपनी निष्क्रिय अवस्था के एंजाइम थे। कैसी अवस्था के एंजाइम थे? बोलो, निष्क्रिय अवस्था के। 3 एंजाइम तो ये थे। इसके अलावा देखो, ये तीनों की तीनों एंजाइम है ना, ये केवल किसको पाचन करते हैं? केवल और केवल प्रोटीन का पाचन करते हैं। तीनों की तीनों एंजाइम किसके पाचन में सहायता करते हैं? केवल प्रोटीन के पाचन में। तो भाई हमारे भोजन में तो और भी अवयव है, तो उनको भी पाचन करने के लिए कोई ना कोई और इसमें एंजाइम होगा। तो बिल्कुल देखिए, इसमें फिर एक एंजाइम होता है, कौन सा? एमिलेस एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। इसमें एक लाइपेज एंजाइम होता है जो वसा का पाचन करेगा, और इसमें एक न्यूक्लियेज एंजाइम होता है जो आपके डीएनए का पाचन करेगा। तो टोटल इसमें 6 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं भाई, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, एमिलेस, लाइपेज और न्यूक्लियेज, ये एंजाइम इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इनमें से ये एंजाइम कैसे होते हैं? निष्क्रिय। हालांकि एनसीईआरटी ये कहती है कि ये सभी निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ये मिलता है कि ये सक्रिय हैं। अच्छा, लाइपेज को तो करता ही है सक्रिय बाइल जूस, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना याद रखना है आपको केवल
कि ये जो ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कौन सा? प्रो। तो ये तीनों की तीनों कैसे हैं भाई? निष्क्रिय अवस्था के एंजाइम है और ये किसको पचाने में मदद करेंगे? प्रोटीन को। पहले तो आप ये देखो कि आपके अग्नाशय रस में सारे एंजाइम प्रेजेंट हैं जो भोजन के सभी अवयव का पाचन कर सकते हैं। देखो, प्रोटीन के पाचन के ये एंजाइम, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये वसा के लिए और ये डीएनए के लिए। तो मैं कह सकता हूं कि पूरे भोजन के अवयव का पाचन ग्रहणी में होता है। कहाँ पे होता है? ग्रहणी में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या होगा? पहला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पहला काम होगा कि हमें इन निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करना है। तो बहुत सिंपल, एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है? एंटेरोकाइनेज। वो एंटेरोकाइनेज क्या करेगा? इसको ट्रिप्सिन में बदल देगा, ट्रिप्सिन में। अब ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन इन दोनों पे कार्य करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन पे और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज पे, और इनको किस में कन्वर्ट कर देगा? वो सक्रिय रूप में। ठीक है, तो जब ये सक्रिय रूप में आएंगे, इसको मैं कह सकता हूँ काइमोट्रिप्सिन और इसको मैं कह सकता हूँ कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो देखो, पहले तो ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज ने सक्रिय किया था, तो यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, है ना? तो ट्रिप्सिन में बदला। अब ये ट्रिप्सिन बाकी के दोनों निष्क्रियों को किस में कन्वर्ट कर देगा? सक्रिय एंजाइम में। और जैसे ही ये सक्रिय हो जाएंगे तो कोई ना कोई काम करेंगे। अब काम क्या करेंगे? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो आप देखिए, आपके आमाशय में जो प्रोटीन थी वो प्रोटियोज और पेप्टोन्स तक बदल चुकी थी। तो उस प्रोटियोज और पेप्टोन्स पे पहला कौन सा काम करेगा? ऊपर कौन है? काइमोट्रिप्सिन, तो ये काम करेगा। तो काइमोट्रिप्सिन उसको कन्वर्ट कर देगा किस में? छोटे पॉलीपेप्टाइड में। और उस छोटे पॉलीपेप्टाइड पे फिर कौन सा एंजाइम काम करेगा? कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये उसको कन्वर्ट कर देगा डाईपेप्टाइड में, मतलब बहुत छोटे छोटे अणुओं में। तो हो गया प्रोटीन का पाचन ग्रहणी में, इतना ही होना था। फिर आपका जो स्टार्च था, जिसको मैं पॉलीसैकेराइड कह सकता हूँ, उसको एमिलेस माल्टोज में यानी कि डाईसैकेराइड में बदल देता है। ऐसे ही लाइपेज जो पायसीकृत वसा है, जनरल वसा नहीं बोलेंगे हम उसको, पायसीकृत वसा बोलेंगे, उसको लाइपेज किस में? डाईग्लिसरॉइड में और मोनोग्लिसरॉइड में कन्वर्ट कर देता है। और जो अपना न्यूक्लियस है वो डीएनए को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे कंप्लीट पाचन होता है भाई अग्नाशय रस के माध्यम से। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो आपको आज का जो टॉपिक है वो ध्यान से सुनना है। यदि आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप वीडियो को रिवाइज करके समझना और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस आज ही कर लेना भाई, है ना? नोट्स उतार के इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, तभी आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, प्रैक्टिस मांगता है, ये मैथ का जैसा है, प्रैक्टिस करनी है आपको। तो बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, कल अपनी लास्ट पाचन हो जाएगा कल, है ना? कल का जो टॉपिक है ना उसमें जो अपना पाचन होगा भाई, अब ग्रहणी में पाचन हो गया। अब एट लास्ट जो अच्छा, मैंने कहा तो था आपसे कि भोजन का कंप्लीट पाचन छोटी आंत्र में होता है। तो अब भोजन का पाचन छोटी आंत्र में तो चल रहा है, लेकिन ये उसका पहले पार्ट में किया था कि ग्रहणी में कौन सा होता है। अब आगे जो पार्ट है उसमें हम एट लास्ट इसका पाचन देखेंगे। ये सेकंड लास्ट पाचन है, यूँ मानो आप, समझ रहे हैं? बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं में तो बदल दिए हमने, सब मोनो डाई में चेंज कर दिए। अब एक लास्ट पाचन रह गया है, उसको और कल देख लेंगे। फिर उसके बाद 2-1 दिन में शायद आपका ये चैप्टर, 2-3 दिन में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर नीट की क्लास लगेगी 1-2 दिन। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, जो पूछे गए मैं आपको वहाँ लिखूंगा और आपको उसके आंसर करते हुए चलने हैं। ठीक है भाई, ओके। मन लगा के पढ़ो, पर अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल नीट लेवल से पढ़ना है आपको, हल्का टारगेट मत लेना। ठीक है, ओके।